बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 थर्मोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। जो पेपर में पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में से, वो मैंने इधर उनके आंसर भी लिखे हुए हैं और क्वेश्चन भी मेंशन किए हुए हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली आपके जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो डाउनलोड हो जाएगा और आप अपने पास सेव रखिएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं हेल्पिंग बुक से ये क्वेश्चन जहाँ से आपने तैयार किए हुए हैं, बेहतर यही होता है कि ये क्वेश्चन के आंसर आप वहीं से तैयार करें। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि हम जो ये नए क्वेश्चन मतलब ये वाले देते हैं तो वो पहले जहाँ से उन्होंने तैयार किए होते हैं वहाँ से नहीं, इधर से शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, इंसान भूल जाता है। ठीक है, तो आइए बिला तमहीद हम देखते हैं कि आज के हमारे लेसन का पहला सवाल क्या है। डिफरेंस बिटवीन थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स में क्या फ़र्क है? Thermodynamics is a science of relationship between heat and the other form of energy, or it has vast application in chemistry, engineering and physics, and it deals with all form of energy, heat और work। और जो थर्मोकेमिस्ट्री होती है उसका दूसरा नाम इनर्जेटिक्स भी होता है। तो प्यारे बेटे, थर्मोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो थर्मोडायनामिक्स की ही ब्रांच है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली साइंस की ब्रांच है और थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स की ही फिर ब्रांच है, जिसमें आप हीट एनर्जी के किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज होने वाला जो हीट एनर्जी चेंज होता है उसको आप स्टडी करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है उसको आप थर्मोडायनेमिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं, और इट इज़ आल्सो नोन एज इनर्जेटिक्स। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी बेसिकली कहते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो हीट होती है उसकी मिकदार को एंथैल्पी कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये एक स्टेट फंक्शन होता है। और एंथैल्पी चेंज की बात करें तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट में चेंज आता है, यानी जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है, उसे एंथैल्पी चेंज कहा जाता है। और हम इसे डेल्टा एच से जाहिर करते हैं। एच पी माइनस एच आर से मुराद है कि हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट से निकलती है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये इन्होंने लिखा हुआ भी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जस्ट टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। ये आपने पढ़ा था कि इस तरह से एनर्जी बैरियर होता है और इस जगह पर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इधर तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को, उस एनर्जी की मिकदार को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ई ए से जाहिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का ए पार्ट है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या फ़र्क है, ये आपको पता है, पढ़ा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसी तरह एंडोथर्मिक के भी 3 पॉइंट है। बहुत प्यारा जवाब लिखा हुआ है, इसको आपने तैयार करना है। पहले भी आपने ऑलरेडी अपनी बुक से तैयार किया हुआ है, तो वहां से करें तो सबसे अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी है तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा कि वो यहाँ पर लिखता है कि वो एंथैल्पी चेंज विच अकर व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टूगेदर कम्प्लीटली टू गिव प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता है 25 डिग्री का टेम्परेचर, 1 atm का प्रेशर। एग्जांपल आप वाटर की देंगे और इसकी वैल्यू भी डेल्टा एच की लिखी हुई है। कंबस्शन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होता है कि 1 मोल आपके पास रिएक्टेंट जब ऑक्सीजन की एक्सेस में मुकम्मल तौर पर जलता है तो उस दौरान जो हीट रिलीज होती है उसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। और ये 1 मोल एथानॉल यानी शराब की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है 1363। ठीक है, किलो जूल पर मोल। माइनस का साइन का मतलब है एक्सोथर्मिक होती है ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट से उसके एटम जो बनते हैं, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है हाइड्रोजन का, तो ये जब टूटेगा H2 तो हाइड्रोजन का एटम गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इस दौरान एनर्जी जो है वो देनी होगी। यहाँ पर नेगेटिव है जो कि गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था पॉजिटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमने डिटेल से पढ़े हुए हैं। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन भी आपने पढ़ा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी पढ़ा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी पढ़ा हुआ है। ये सारा कुछ आपने तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप जरा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो डेल्टा एच नॉट इज़ ऑलवेज द सेम फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वो ये कहना चाहता है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे
तो उनके रिएक्शन से जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो रिलीज होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी, -57.5 होगी, फिक्स रहेगी। 547 कहीं इतना ही होता है, मतलब -57 पॉइंट समथिंग। तो उसकी वजह ये होती है कि जो न्यूट्रलाइजेशन होती है ना, बेसिकली वो इस रिएक्शन को कहते हैं, यानी 1 मोल हाइड्रोजन के आयन और 1 मोल हाइड्रोक्साइड के आयन जब आपस में मिलकर 1 मोल वाटर बनाते हैं ना, तो इस दौरान जो हीट रिलीज होती है वो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। चाहे जो एसिड हो चाहे जो बेस हो, हर एसिड ने हाइड्रोजन आयन पैदा करना है, अलबत्ता वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, और हर बेस ने OH नेगेटिव आयन पैदा करने हैं, अलबत्ता वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो इनके मिलने से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से ये वाला रिएक्शन होगा जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, तो फिक्स रहेगी एनर्जी। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का बी पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। ये वही है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम या एंथैल्पी के हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, बल्कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द हीट चेंज इन अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, मैथमेटिकली इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यार ये वो ऊपर वाला आप भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी डेफिनेशन ठीक है, वो भी ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे मेरे बेटे, एक्सरसाइज का एफ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज टिपिकली अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू। लैटिस एनर्जी होती है जब गैशियस आयन आपस में मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो आयनिक बांड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत मजबूत बांड बनता है, क्योंकि आयनिक बांड सबसे मजबूत बांड है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी टिपिकली लार्ज वैल्यू रिलीज होती है। 14वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का जी पार्ट है, कौन से फैक्टर हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। दो हैं, स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द पार्टिकल और साइज ऑफ बोथ कैटाइन एंड आयन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हेसेस लॉ की डेफिनेशन है कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज होता है केमिकल रिएक्शन का, वो रूट पर इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता, मगर इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन एच है, वाई द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाइड्रेशन की एंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, क्यों? क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो आयंस को सराउंड करके उनके साथ आयन डाइपोल इंटरेक्शन बनाते हैं, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन काफ़ी मजबूत बांड होता है, इसलिए एनर्जी जो है ना हमेशा रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन के देख लेंगे, व्हाट आ पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इंडिकेट अबाउट द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ डिसोसिएशन प्रोसेस। देखें, आप पॉजिटिव डेल्टा HSOL जो है इंडिकेट करती है कि एंडोथर्मिक रेजोल्यूशन प्रोसेस है, और नेगेटिव अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रेजोल्यूशन है। तो ये भी हमने पहले पढ़े हुए हैं, सारे ही पढ़े हुए हैं, मैं कौन सा आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये सवाल पेपर में आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आई है, आपके सामने एक रिएक्शन है, कंबस्शन रिएक्शन, जिसमें मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल पानी बन रहा है। तो इसमें आपने बताना है कि कौन कौन से बांड टूट रहे हैं और कौन कौन से बांड बन रहे हैं, ये भी मौजूद है, देख लेंगे आप। उसके बाद ये सवाल क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग हेसेस लॉ। इसमें आपको वो डेटा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, मैं आपको मशवरा देता हूँ आप खुद तैयार करें, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उस दौरान जो डेल्टा एच का चेंज है वो -393.5 है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाफ मोल ऑक्सीजन से मिलता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये वैल्यू होती है। फिर आपने देखना है कि कार्बन अगर हाफ मोल से मिले कार्बन मोनोऑक्साइड बने तो डेल्टा H1 कैसे फाइंड आउट होगी, फार्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। आपको डेल्टा H1 चाहिए, इसे इधर ले गए, डेल्टा H2 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, और फिर वैल्यू फला फला ब्ला ब्ला, तो आंसर निकलेगा डेल्टा H1 -1 110.5 किलो जॉल पर मोल। ये ज़रूर आपने करना है, बहुत आसान है, हेसेस लॉ से बस यही है जो आपने करना है, यही शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, सारा हेसेस लॉ फजूल है शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर लॉन्ग में होता तो देखा जाए, मगर बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर चुना है। 20वां सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड। हाँ जी, द कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड मेजर द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द फूड इज कम्प्लीटली कंबस्ट इन द बॉडी। जब फूड हमारी बॉडी में कंबस्ट होगी तो डिकम्पोज होगी, तो उस दौरान जो हीट वहाँ से निकलेगी एनर्जी, उसे कैलोरी कंटेंट कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। 21वां सवाल देखें, राइट डाउन द स्टेप एंड फार्मूला टू डिटरमाइन द कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला जो मैंने लिखा है, दूसरा है रिलेशन
बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट, इस तरह भी ये पूछा जा सकता है। तो पहले तो रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट वो ये है, कैलोरी कंटेंट इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन डेल्टा एच किलो जूल पर ग्राम डिवाइडेड बाय 4.184 किलो जूल पर किलो कैलोरी, ये रिलेशनशिप है। और स्टेप ये आपके सामने लिखे हुए हैं, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, ठीक है। नीचे फिर वही फार्मूला लिखा हुआ है रिलेशनशिप वाला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिफाइन बॉर्न हेबर साइकिल एंड लेटिस एनर्जी, अलग अलग पूछा जा सकता है, इकट्ठे भी पूछा जा सकता है। बॉर्न हेबर साइकिल की डेफिनेशन यही है कि एनर्जी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, और बॉर्न हेबर साइकिल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हेसला है, और इसे हम इस्तेमाल करते हैं लेटिस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए आयनिक कंपाउंड की। लेटिस एनर्जी क्या होती है ये पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट उसके बाद व्हाट इज कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर एक ऐसा ऑपरेटस है जो एंथैल्पी को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें थर्मामीटर होता है, स्टीरर होता है, एक वेसल होती है, ब्ला ब्ला। और इसकी दो किस्में होती हैं, ग्लास कैलोरीमीटर एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर। 24वां सवाल है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड गिव इट्स यूनिट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ मास 1 किलोग्राम थ्रो 1 केल्विन, यानी अगर आपके पास 1 किलोग्राम कोई भी चीज़ है, आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने चाहते हैं, तो जितनी हीट आप उसे देंगे वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। यूनिट नीचे मौजूद है, आप देख लीजिएगा। 25वां क्वेश्चन है, वाई इज देयर अ नीड फॉर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। देखो थर्मोकेमिस्ट्री में जो आप लोग रिएक्शन लिखते हैं ना, उनको स्टैंडर्ड स्टेट में मेंशन करना बेहतर होता है, पढ़ने में समझने में आसानी होती है। आंसर इसका लिखा हुआ है, आप इसको टैली कर लेंगे, देख लेंगे क्या लिखता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्ड एनर्जी, या जिसे आप एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, एंड एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी, दोनों में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क आपके सामने मौजूद है, इसको आपने देख लेना है, मैंने लेक्चर में भी ये पढ़ाया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 27वां सवाल जो कि इस आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। देखें, हाइड्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप लोग किसी भी साल्ट को जब वाटर में डालते हैं तो वाटर के मालिक्यूल साल्ट के आयन को घेर लेते हैं और आयन डाइपोल इंटरेक्शन पैदा कर देते हैं, प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के दौरान जो हीट रिलीज होती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। दिस वाज अबाउट टुडे आर्टिकल। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेसन में, अल्लाह हाफिज़। आज का लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। बड़ी स्पीड लगाई तुमने, हाँ टाइम ही तो कम है ना, आपके पास भी तो टाइम कम है, हाँ मेरे पास ज़्यादा कम है। अल्लाह हाफिज़।